माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें और याद करें। हम लोग फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे और जब ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी हो जाती है तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आज पहले ऑप्टिक्स चैप्टर का प्रथम चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। ऑप्टिक्स एक अध्याय है, इसका प्रथम चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो कल अगला चैप्टर हम बताएंगे। इस तरह धीरे धीरे हम सारे चैप्टर करते जाएंगे और आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी, तो आपको आगे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर और अपना वीडियो शुरू करते हैं। मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 12th फिजिक्स के ऑप्टिक्स अध्याय के प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से। आप इसे ध्यान से देखें और याद करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको मार्क्स दिलाता है। 50% परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, पहले चैप्टर को देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? विकल्प है समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान से सोचें और जवाब दें, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं। आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण से। यहाँ गौर लिखना चाहिए, उत्तल दर्पण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? बड़ा आभासी पूछ रहा है, तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब विकल्प है उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका आंसर होगा अवतल। बड़ा कहेगा तो अवतल याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 4/3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक, जल का कांच की अपेक्षा, यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन पे, जल का कांच की अपेक्षा, तो जिसकी अपेक्षा जिसका पूछता है उसमें भाग देते हैं। एंड जल का पूछ रहा है तो जल में कांच से भाग दे देंगे। तो यहाँ जल का 4/3 है और कांच का कितना है 3/2। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 4/3 गुना 2/3 बराबर क्या हो गया 8/9 हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपका विकल्प हो जाएगा डी अंतिम। अगला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन। यहाँ आंसर होगा अपवर्तन। यानी माध्यम बदलने के कारण प्रकाश मुड़े तो अपवर्तन, आके सतह से टकरा कर प्रकाश वापस लौट जाए तो हो जाएगा परावर्तन। तो यहाँ देखना है, यहाँ क्या होगा अपवर्तन होगा। अगला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। यानी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगा तो किसके कारण अपवर्तन होगा? तो दिया है पहला विकल्प, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन के कारण, उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर होगा प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण। चाल बदलता है तभी अपवर्तन होता है। अगला, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? इसी वजह से याद रहे कि समुद्र के अंदर से भी बुलबुला जब ऊपर आता है तो चमकता हुआ नजर आता है। तो कारण बताना है। विकल्प है परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से या पूर्ण परावर्तन से। यानी यही होगा आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य, जब कांच में जाएगा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बदलेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ये बताना है। विकल्प दिया घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है या कोई नहीं। तो आंसर होगा घटता है। जब माध्यम बदलेगा और सघन मिलेगा तो घटेगा ही घटेगा। अगला, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। एक प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण क्या होगा?
याद रहे छात्रों, जब भी क्रांति कोण पूछा जाए तो देखेंगे प्रकाश किस में जा रहा है। तो यहाँ प्रकाश कांच से पानी में जा रहा है, कांच से पानी में जा रहा है, तो जिसमें जाता है उसी के अपवर्तनांक में भाग दिया जाता है। तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया है, पानी का दिया है 4/3, 4/3 में आप भाग दीजिए 5/3 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3 गुना 3/5, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, 4/5 यानी साइन इनवर्स 4/5, आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 यानी ए। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन हो गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगुना हो, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगुना हो। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब का आकार तभी बढ़ेगा जब वस्तु को हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखते हैं अवतल दर्पण के लिए, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो यहाँ दिया है फोकस दूरी 20 cm, इसका मतलब f जब 20 है तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 20 और 40 के बीच में हमको वस्तु को रखना होगा, 20 और 40 के बीच में। इसी के बीच में तो कौन होगा, वो f होगा जहाँ हमको रखना होगा। f फोकस यानी यहाँ से वक्रता केंद्र 40 हो गया और फोकस हो गया आपका 20, तो ध्रुव से 40 के बीच में कौन आएगा, फोकस आएगा, हमको फोकस वस्तु को रखना होगा। अगला, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वेवगाइड है। ट्रांसमिशन लाइन एवं वेवगाइड दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं, यह एक ट्रांसमिशन लाइन है। छात्रों, ऑप्टिकल फाइबर मॉडर्न युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे अगले वीडियो में, इसलिए आप अगले वीडियो को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, साइड मिरर में, दाढ़ी बनाने के लिए, रोगियों के नाक और कान देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आंसर होगा साइड मिरर, ये तो पॉपुलर है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला, अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में किया जाता है, अवतल दर्पण साइड मिरर के रूप में, रोगियों के नाक और कान को देखने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर में, इनमें से कोई नहीं होगा, रोगियों के नाक और कान को देखने के लिए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किसके परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में किसके परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, घनत्व, अपवर्तनांक, दूरी या कोई नहीं, यानी अपवर्तनांक बदलता है तभी तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला है, क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत कोण का मान होना चाहिए। क्रांति कोण वह अपवर्तन कोण है जिसके संगत कोण का मान होना चाहिए। विकल्प है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से कम, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प है क्रोड, इसमें कोड लिखा गया है क्रोड, दूसरा आवरण, तीसरा केंद्र, चौथा कोई नहीं, तो क्रोड ही आपका आंसर होगा। अगला, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक के मान में कैसा परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या निश्चित नहीं है। याद रहे, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा, आंसर होगा बी यानी ख। अगला, क्लाइडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है। क्लाइडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, कम, अधिक, बराबर या कोई नहीं, यानी आंसर होगा कम, आंसर होगा कम होता है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहें और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को बताएं ताकि वे इस कोरोना के स्थिति में घर पे रहें और अच्छा से तैयारी करें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी हो गया तो सोचिए आपकी 50% परीक्षा की तैयारी हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।